हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी सेशन। हम लेकर आए हैं आज आप लोगों के लिए सीडीएस का एक बेहतरीन लेवल पर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। जी हाँ, आप लोगों को आने वाले सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फाइनली आप लोगों के लिए टीम आरएस सर ने अनाउंस कर दिया है सीडीएस का फुल्ली डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच। 27 अप्रैल यानी कि कल से आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप भी सीडीएस में एक ऑफिसर लेवल की जॉब पाने का एक मौका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज के सेशन में मैं अभिषेक राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं, और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सीडीएस का पेपर लेवल। जी हाँ, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग सके कि किस तरह का पेपर का पैटर्न रहता है, किस तरीके से हमें अपनी सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है और एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने एग्जाम को क्रैक करना है। जी हाँ, अपकमिंग सीडीएस के एग्जाम के लेकर जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो आज इस जगह, इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजिक प्लान लेकर आया हूं, एक लेवल पेपर का, जिसके बेसिस पर आप लोगों को जानकारी मिलेगी। आप अवेयर होंगे इस बात से कि किस तरह का पेपर का लेवल आता है। तो आइए पेपर के लेवल को लेकर, लास्ट जो एग्जाम 10 अप्रैल को कंडक्ट हुआ है सीडीएस का, वहां से मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं और उन क्वेश्चंस के बिहाफ पर मैं आपको थोड़ा सा पेपर के लेवल से रूबरू करवाना चाहूंगा। तो आइए और वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए यहां पर हो सकता है काफी कुछ बेनिफिशियल कंटेंट साबित हो और आपको आने वाले एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प मिल सके लेवल को लेकर। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कल से लेकर आ रहा हूं बेहतरीन क्लास सीडीएस डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच की। सुबह 7 बजे रहेगी हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास, और इवनिंग में 8 बजे मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर नेगेटिव मार्किंग के साथ, पोल सिस्टम के साथ, रैंकिंग बेस्ड पर एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन। तो आइए सबसे पहले पेपर के लेवल को जानते हैं और क्या लेवल हम अपने कंटेंट में शामिल करने वाले हैं और क्या लेवल हमारे स्टडी का होने वाला है पूरे सेशन में, उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं। पेपर की कटिंग है, डायरेक्ट मैंने पेपर का क्वेश्चन शामिल किया है। जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चन में, पेपर में, लास्ट जो हमारा 10 अप्रैल को पेपर हुआ है वहीं से मैंने ये कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, जिनमें ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब कहने को तो ये क्वेश्चन बेसिक सा है, लेकिन विश्वास मानिए अगर आपने एक फुल्ली कॉन्सेप्ट तरीके से, कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज के साथ डीपली चीजों को कलेक्ट किया है, समझा है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को वेरी इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्या रहेगी इसकी अप्रोच? सिंपल क्वेश्चंस है। देखिए, 2 घंटे में अगर आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं तो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट की पकड़ क्या होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट की कितनी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर अप्रोच क्या होनी चाहिए। कई बच्चे 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, लेकिन विश्वास मानिए जब यूपीएससी कोई पेपर कंडक्ट कराता है तो उस पेपर का जो लेवल रहता है वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। बस हाँ, आपने उस कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ा हो, ये बहुत जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपको कहा है कि साइन b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कॉस सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस बी माइनस सी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो सिंपली अगर इस क्वेश्चन को मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, चंद सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। सिंपली क्वेश्चन में ये कहा गया है साइन थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल कब होती है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इट मींस वी कैन से दैट कि b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू डेफिनेटली 90 डिग्री रहा होगा। सिमिलरली कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, व्हेन c प्लस a माइनस v इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड सो ऑन। टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, एज यू नो दैट when a plus b minus c is equal to 45 डिग्री। नाउ हमें फाइंड जो करना है वो पूछा है a प्लस बी प्लस सी, एंड सिंपली हमें कुछ नहीं करना था यहाँ, सिंपली हमें इन दोनों को क्या कर देना था, ऐड कर देना था। इन तीनों इक्वेशंस को व्हेन वी ऐड, सो a cancel out b and b cancel out c and c cancel out, and we get 1 a plus b plus c is equal to 1
35 एंड दिस विल बी योर राइट आंसर। ये आप कब कर पाएंगे? जब आपको एक कॉन्सेप्ट की अच्छी नॉलेज हो, डीपली आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा हो और बहुत अच्छे से आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेंसुरेशन से पूछा गया था। कहा गया था कि an equilateral triangle sheet is formed by joining 9 equilateral triangle. एक equilateral triangle है, you have one equilateral triangle and the area is 9 root 3 and you know very well the area of a equilateral triangle is root 3 by 4 a square is equal to 9 under root 3. So we get root 3 and root 3 cancel out. A square is equal to 9 into 4 and that will be a is equal to 3 into 2. So a is equal to 6. So this will be the side of a R triangle. So this is a 6, 6 and 6. Now 9 समबाहु त्रिभुजों की चादरों को जोड़कर एक समबाहु त्रिभुज चादर बनाई गई है, यानी कि ऐसे 9 ट्रायंगल को जोड़ा गया है। क्लियर? तो आपसे उसकी हाइट पूछी गई है। सिंपली ये टोटल कितने थे हमें नहीं मालूम, कितने थे टोटल? 9 थे। 9 का इंटू कर देंगे, राइट? साइड पर इंटू नहीं पड़ेगा, इस चीज को आपको फर्क को समझना है। अब कुछ बच्चे यहां पर गलती करेंगे कि ये 9 का इंटू कर देंगे यहां पर, बट नाउ आपको नहीं करना है ये सब कुछ। आपको सिंपली क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एरिया गिवन है 9 अंडर रूट 3, 9 है इसीलिए 9 का इंटू हम यहीं पर करने वाले हैं। 9 का इंटू हमने किया, दिस इज योर टोटल एरिया एंड दिस एरिया इज इक्वल टू रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर is equal to 9 root 3 into 9. So this will be root 3 and root 3 cancel out. A square is equal to 9 into 9 into 4. So this is A square is equal to 9 9 is 81, 4 1 is 4, 4 8 is 32. ठीक है, 324. So A is equal to आ गया 18, यानी कि side of a triangle is 18. This is not a right approach. Clear? So if A is equal to 18 and you know that कि किसी भी equilateral triangle की if you want to get find altitude, so altitude find करने के लिए simply आपको एक formula पता होना चाहिए, that is h is equal to root 3 by 2 into A. So that will be root 3 by 2 into A की value that is 18. So 2 9 जा 18. So 9 root 3 will be your right answer of this question. क्लियर? तो गलती बच्चे ये जो करते हैं टाइम कंज्यूमिंग, ये चीज आपको नहीं करनी थी। यहां पर एक सिंपल सी अप्रोच थी। आपके पास 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, एक ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन था, 9 का इंटू कर देंगे, 9 ट्रायंगल्स का एरिया आपको मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर। सो हमें यहां से उस ट्रायंगल की साइड मिल गई। जैसे ही हमें उस ट्रायंगल की साइड मिल गई, हमने सिंपली यहां पर फॉर्मूला अप्लाई किया एल्टीट्यूड का, एंड दैट इज 9 रूट 3 will be your right answer. क्लियर? तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे इस बार लास्ट एग्जाम में, और ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट एयरफोर्स, आईसीजी एंड नेवी के जो फाउंडेशन बैच है उनमें इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। कैन यू इमेजिन? ये हमारा लेवल रहने वाला है सीडीएस का, और आप विश्वास मानिए केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए, प्लस आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है, जो इस बार भी हम आपको कराने वाले हैं। एक समचतुर्भुज आकार का खेत है, इस खेत का परिमाप देखिए। आपको एक रोम्बस गिवन है एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज रोम्बस। रोम्बस दैट इज रोम्बस एंड 100 मीटर क्या है इसका? पेरीमीटर है। एंड यू नो पेरीमीटर इफ 100, सो दिस इज 25, दिस इज 25, दिस इज 25 एंड दिस इज ऑल्सो 25. क्लियर? नाउ दिस इज द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस. क्लियर? ओके, एंड आप सभी को यह पता होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट? ये और ये आपस में बराबर होंगे, ये और ये आपस में बराबर होंगे, एंड ये एंगल 90 डिग्री होगा. क्लियर? नाउ आपसे कहा जा रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 40 है। अगर एक विकर्ण की लंबाई 40 है तो क्या ये 20 और क्या ये 20 नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। ये 20 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा? तो हम अप्लाई करेंगे ट्रिपलेट, एंड ट्रिपलेट
होती है 15, 20, 25। सो दैट इज डेफिनेटली क्या होगा, 15 होगा। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। तो दीज आर 4 इक्वल ट्राइंगल। आपसे पूछा है 4 बराबर हिस्सों में इसको बांटा जाता है, हर हिस्से का क्षेत्रफल पूछा है। एंड यू नो वेरी वेल कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है व्हाट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। तो 1/2 बेस इज 20 and height is 15, so that will be 150 meter square and that is your required answer. So answer will be 150 square meter. अब ये चीज आप कब कर सकते थे, जब आपको पता हो बेसिकली कि व्हाट इज रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज क्या होता है, और उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस समचतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बेसिकली एग्जामिनर आपसे आपकी डीप नॉलेज जानना चाहता है और उसी चीज पर हम लोग इस बार काम करने वाले हैं। तो देखना नहीं भूलना है, कल सुबह 7 बजे से कंटिन्यू अगले 4 सितंबर तक आपको कंप्लीट क्लासेस विथ मॉक प्रैक्टिस विथ ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, सारी चीजें आपको दी जाने वाली हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था ज्योमेट्री से, लगभग एडवांस का, जैसा कि आप जानते हैं करीब करीब एडवांस अकेले पोर्शन से आपको देखने को मिलेंगे करीब करीब 40 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चंस आपको केवल एडवांस के पार्ट से देखने को मिलते हैं। ये ट्रू है, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। क्लियर। तो एडवांस के पार्ट पर थोड़ा ज्यादा आपको फोकस करना होगा और इस बार भी हम एडवांस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। एबीसी इज अ ट्राइंगल है, राइट, and we don't know what is the triangle type. Clear? Okay. B पर समकोण बनाता है। Okay, so that is our right angle triangle. Okay, तो ये हमारा एक right angle triangle है। Clear? Okay, so that is A and B and C. आपसे कहा जा रहा था कि AC is equal to 2BC. Let's suppose कि BC is equal to X. So that is 2x, because कहा जा रहा है कि AC जो है वो BC का डबल है। BC अगर x है तो ये 2x हो जाएगा। नाउ एंगल A x दिया है और एंगल C फाइंड करने को बोल रहा है। क्लियर। नाउ आपसे पूछा किसके बराबर है, तो सिंपली आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ ये x है, ये 2x है, सो दैट इज √3x बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जैसे हम लगाएंगे तो एज यू नो कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो सीधे सीधे हमने पाइथागोरस अप्लाई किया, पाइथागोरस अप्लाई करते से ही हमें ये √3x मिल गया। नाउ द रेशियो ऑफ एंगल्स, रेशियो ऑफ साइड्स, तो भुजाओं का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर x √3x and 2x. So the ratio will be 1/3 and 2, and you know very well, and that is 30, that is 60 and that is 90. So that is 90 degree and that is 1, so 1 belongs to 30 degree and that is 60 degree. If x is equal to 30 then 60 is equal to what, 2x, and 2x is your right answer, यानी कि B इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए और ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम अपने ज्योमेट्री के सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत प्यार से सारी चीजें आपको बताई जाएंगी नेक्स्ट लेवल पर, फुल्ली प्रैक्टिकली एंड बाय प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर। आपको सारे क्वेश्चंस पर कमांड करना केवल तभी पॉसिबल है जब आपकी कॉन्सेप्ट की, मैं फिर से कह रहा हूं, डीप नॉलेज बहुत आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। इस क्वेश्चन में भी सिंपली यही था, हमें पता होना चाहिए कि 1√3 और 2 का जो रेशियो होता है वो 30, 60 और 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। ये चीज मैं अपने जब हम लोग ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं तब ऑलरेडी मैं सारी चीजें आपके सामने कवर करता हूं। इसके बाद मैं बात करूं n भुजाओं वाले समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो सिंपली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, यहां आपको सिंपली पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल होता है,
इंटीरियर एंगल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कई बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इंटीरियर एंगल जो होता है वो n-2 अपॉन n इंटू 180 होता है, राइट। n-2 अपॉन n इंटू 180 होता है। और एक्सटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी पॉलीगन का, वो क्या होता है सर, तो वो होता है 360 अपॉन n। आपसे इन दोनों का डायरेक्टली रेशियो पूछा था, तो सिंपली आपको रेशियो निकालना था, n से n कैंसिल आउट हो गया, 180 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो द रेशियो विल बी n/2 n-2/2, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये सारी चीजें हम, अच्छा हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार बहुत सारे देखने को मिलते हैं और आते भी हैं। करीब करीब आप ये मानकर चलिए 10 से 15 सवाल आपको स्टेटमेंट पर बेस्ड मिलने वाले हैं, और स्टेटमेंट पर बेस्ड यूपीएससी के फेवरेट सवाल हैं, फेवरेट क्वेश्चंस हैं। और आप ये मानकर चल सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए फिर से वही चीज, आपको कॉन्सेप्ट की डीप पकड़ होनी चाहिए, आपने कॉन्सेप्ट पर अच्छे से कमांड कर रखी हो, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस कर रखे हों, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। आप ये मानकर चलिए कि अगर 100 लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो आते हुए भी कम से कम 40 to 50% क्वेश्चन लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। तरीका समझिएगा, किसी वर्ग का विकर्ण आपको दिया है, डायगोनल आपको गिवन है किसी स्क्वायर का, राइट, 12 √2 सेंटीमीटर, सो द साइड विल बी 12 सेंटीमीटर। क्लियर, so the area will be 144, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है, कितना दिया है, 64√3, एंड यू नो दैट कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 a² होता है, जो कि हमें दिया है 64√3। सो वी कैन कैंसिल आउट, एंड a² इज इक्वल टू आ जाएगा 64 × 4, सो द a विल बी 8 दूनी 16, यानी कि 16। ये मिल गई आपको साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और ये मिल गई थी आपको साइड किसी स्क्वायर की। आपसे कहा है कि वर्ग और त्रिभुज के परिमाप समान है। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं कितना होगा, आप कहेंगे, हम स्टेटमेंट को चेक करेंगे जो कि आपको जानकारी दी है क्वेश्चन के अंदर, जो भी आपको गिवन है उसके बेहाफ पर आप इन स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो पेरीमीटर अगर मैं निकालूं इसका, तो 4 × साइड होता है, सो दैट इज 48। और अगर यहां पर निकालूं मैं इसका पेरीमीटर, तो दैट इज 16 × 3, 3 × साइड होता है, यानी कि 48। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। वर्ग और त्रिभुज के परिमाप समान है, इट मींस द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल आर सेम। क्लियर, नेक्स्ट है वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है सर, 144 है, 144 का 4 गुना बराबर है त्रिभुज के क्षेत्रफल के √3 गुने के, त्रिभुज के क्षेत्रफल के, यानी कि 3√3 के कितने गुने के बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा था 64√3। क्लियर है, सॉल्व करते हैं हम इसे और चेक करते हैं कि इट इज ट्रू और नॉट। सो √3 × √3 करेंगे, 9 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 3 3 9, 9 चौक 36, ये 576 आ जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो 576, ये भी इक्वल हो गए, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट मींस वी कैन से दैट सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ये चीज कब पॉसिबल हुई, आपको कंप्लीट नॉलेज है अगर स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, तब राइट। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चंस देखते चलिए आप किस लेवल पर क्वेश्चंस को पूछा गया है। देखिए x की वैल्यू दे रखी है और √x की वैल्यू, √x + 1/√x की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपली पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, √x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको इसको रूट में लेना पड़ेगा, तो दैट इज 7 + 4√3। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 2 + 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √3, राइट। सो ये किसका फॉर्मूला है, ये है 2 + √3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज 2 + √3, यानी कि √x की वैल्यू कितनी रही है, √x की वैल्यू है 2 + √3, एंड एज यू नो दैट कि 1/√x क्या होगा, इसके लिए आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और रैशनलाइजेशन की प्रोसेस आपको आनी चाहिए, सो दैट इज 2 - √3 हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर डिफरेंस 1 का है तो उस कंडीशन में साइन अपोजिट कर दो, यही इसका रेसिप्रोकल होगा। क्लियर? तो बस खत्म हो चुका है सवाल, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे हम। 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 एंड √3 कैंसिल आउट, सो आंसर विल बी 4 एंड 4 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो कितना समय लगा? तो आपको अपनी स्पीड पर तो काम करना ही करना है। क्लियर? साथ ही साथ एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखना है, और यही दो चीज मैं आपको पूरे सेशन में बताने वाला हूं। पूरे सेशन में आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह आप अपने एग्जाम में टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चंस बच्चों की कंप्लेंट थी कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन को बाई प्रोसेस ही करना पड़ेगा और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको स्पीड को किस तरह से मैनेज करना है और एक्यूरेसी क्या रखनी है, पहले कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पहले हिट में करने हैं, क्या एक लाइन से क्वेश्चंस करने हैं, या फिर जो जो क्वेश्चंस पहले आए पहले वो क्वेश्चंस करने हैं, कितने गो में आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों पर आपको इस बार के सेशन में चीजें समझने को मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखकर कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था, बच्चों के कई सारे बच्चों के मेरे पास डाउट्स आए थे, और ये सारे क्वेश्चंस मैं अलजेब्रा में बहुत अच्छे से कवर करवाता हूं। कुछ नहीं करना था आपको, सिंपली ऊपर से x कॉमन ले लेना था, तो आपको मिलेगा अंदर 2x स्क्वायर माइनस 1, राइट? सॉरी, x कॉमन लिया ना, 4x स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, राइट? ओके सर। नाउ नीचे नीचे लिखा है, अच्छा 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, राइट? अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर 2x प्लस माइनस 1 बचेगा। अगर मैं 3 को बाहर निकाल लूं, सिंपली आप देखेंगे कि ये और ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, एंड दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आपके पास बचा केवल x अपॉन 3, एंड x की वैल्यू इज 9999 अपॉन 3, सो आंसर विल बी 3333 एंड दैट इज योर आंसर, यानी कि सी। क्या था इस क्वेश्चन में? सिंपली आपको देखिए, जो भी क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं पेपर हॉल में, तब आपको रहना चाहिए बिल्कुल काम, ठीक है? पेशेंस को बना के रखना चाहिए। क्या चीज है जो गलतियां हम लोग एग्जाम में करते हैं, उन बातों पर भी हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे। कैसे सही तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कहां तक आपको कैलकुलेशन करनी है और कहां पर क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, क्योंकि आर्ट ऑफ स्किप भी आपको आना चाहिए। क्योंकि 100 क्वेश्चन, अब आप सोच लीजिए 0.33 की माइनस मार्किंग बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करती है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इस क्वेश्चन को बनाना काफी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कभी भी आप किसी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, आपको यह मालूम होना चाहिए। तो क्या कभी किसी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 0 आ सकता है? बिल्कुल सर। 10 का स्क्वायर करेंगे आप, लास्ट में 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या कभी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आ सकता है? बिल्कुल सर। 11 का आ सकता है। 2 नहीं आ सकता सर। 3 नहीं आ सकता सर। 4 आ सकता है सर। 8 का कर लीजिए, ठीक है। 5 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है सर, 5 का ही कर लो। 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 7 आ सकता है, नहीं आ सकता। 8 आ सकता है, नहीं आ सकता। 9 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। 7 का कर लीजिए। क्लियर? तो ये वो डिजिट्स हैं जो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में आ सकते हैं। आप अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो ये लिखा हुआ है 194480 में कुछ समथिंग ऐड किया है, और m स्क्वायर का अगर मैं इसे स्क्वायर लिख लूं तो कोई दिक्कत? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इनका भी स्क्वायर करूं तो लास्ट में क्या क्या आ सकता है? तो 0 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, 4 का स्क्वायर करने पर 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करने पर 5 आएगा, और 6 का स्क्वायर करने पर भी 6 ही आएगा। तो ये वो 4 डिजिट हैं जो किसी नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर करने पर लास्ट के डिजिट हो सकते हैं। आप देखिए, यहां तक बच्चों को बताया जाता है, बच्चा आगे बिल्कुल भी अपने कॉन्सेप्ट्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं करता। मैंने बताया था कि किसी नंबर को लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है, तो इट इज द पॉसिबिलिटी। ये सब नंबर हो सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में, और ये वो नंबर है जो कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में नहीं आ सकते। आप देखिए, ये वो नंबर हैं जो स्क्वायर का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट हो सकते हैं। आपने किसी नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर किया है, स्क्वायर का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या क्या हो सकता है? n की जगह क्या n की जगह 0 आ सकता है? देखते हैं सर।
क्या n की जगह 0 आ सकता है? अगर 0 + 0 करेंगे तो पॉसिबिलिटी है 0 आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में 0 नहीं है। क्या 1 आ सकता है? बिल्कुल सर 1 आ सकता है। ऑप्शन में 1 नजर आ रहा है, बिल्कुल सर हो सकता है। 6 आ सकता है क्या? जी सर 6 नहीं आ सकता, नहीं 6 आ सकता है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। 5 आ सकता है, ऑप्शन में नहीं दिया है। सो आंसर विल बी डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, हमें बस ये पता होना चाहिए था कि किसी भी नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या क्या आ सकता है। हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी थी, न्यूनतम मान पूछा था, एन का न्यूनतम मान। अगर मैं जहां 0 रख देता, मान लो कोई यहां नंबर आता, उसका यूनिट डिजिट 0 होता, तो 0 + 0 लास्ट में 0 आता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 0 तो है ही नहीं। उसके बाद बढ़ते हम 1 रखते, 1 रखेंगे, n की जगह मान लो कोई नंबर है 11 होता, तो 1 और 0 एक ही तो आता लास्ट में। तो किसी नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या 1 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसलिए 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। इस कॉन्सेप्ट पर भी हम इस बार भी सेशन में चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम में और डिविजिबिलिटी रूल्स में मैं कराता हूं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस। 27 है, क्या मैं से 3 का 3 नहीं लिख सकता पावर? और ऊपर है 5 प्लस 3 टू द पावर 13 है ये। नाउ दैट विल बी 3 टू द पावर 3 को हम 3 टू द पावर 15 लिख सकते हैं, प्लस 3 टू द पावर ये 13 हो जाएगा। नाउ 3 टू द पावर 13 अगर मैं कॉमन ले लूं, सो ये 3 टू द पावर 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 3 टू द पावर 13 ये हो गया, इंटू 3 टू द पावर 2 9, 9 + 1 हो गया 10। यानी कि आप तब तक किसी नंबर को नहीं बता सकते कि वो किससे डिविजिबल होगा जब तक कि आपके पास उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स ना हो। नाउ हमने इसे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। इट मींस जैसे कि मुझे पता है कि 6 2 और 3 दोनों से कटता है, दोनों से डिविजिबल है। क्यों सर? क्योंकि 6 के फैक्टर्स 2 और 3 दोनों होते हैं। सिमिलरली इसके फैक्टर्स हमने कर दिए, एक तो 3 की पावर 13 से ये डिविजिबल होगा, दूसरा ये 10 से डिविजिबल होगा। 10 ऑप्शन में दिया था, इसलिए हमारा आंसर 10 हो जाएगा, बहुत प्यार से। नेक्स्ट एक ज्योमेट्री का बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया था। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई आपको दी है। एक वृत्त दिया था आपको, एक सर्कल गिवन था, और सर्कल की एक जीवा थी और उसकी त्रिज्या दी थी, जीवा की लंबाई दी थी 48। ये टोटल 48 सेंटीमीटर की थी। ये सेंटर है, सेंटर से अगर इस पर एक आप एल्टीट्यूड डालोगे तो ये इसे 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर देगा। हमेशा सेंटर से आपकी जीवा पर जब भी कोई लंब डाला जाता है, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो हमेशा उसे बाइसेक्ट कर देता है। ये एक प्रॉपर्टी है। अगर ये 48 है तो ये 24 होगा और ये 24 होगा। और रेडियस आपको गिवन थी कितनी सर? 25। अगर ये 24 है, ये 25 है, तो डेफिनेटली आपसे जो पूछा गया था वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचे गए लंब की लंबाई, आपसे ये चीज पूछी गई थी, आपसे ओ ए की वैल्यू पूछी गई थी, आपके पास ओ बी गिवन था रेडियस के फॉर्म में, आपके पास ए भी गिवन था 24। नाउ दैट विल बी 7। पाइथागोरस लगाओ, आंसर पाओ, आंसर विल बी 7। बहुत खूबसूरती के साथ। और इसी के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग्स है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। कल सुबह 7 बजे आपके लिए बेहतरीन लेवल पर मैं लेकर आ रहा हूं कॉन्सेप्ट की क्लास, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। इस बार टाइम एंड वर्क से आप ये मान सकते हैं कि आपको इस बार टाइमिंग वर्ड से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं, टॉप लेवल पर आपको पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन मजा आने वाला है बहुत अच्छे लेवल पर। और साथ ही साथ उसकी फिर मैं कराऊंगा आप लोगों को धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस, जो हमारे एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगी पोल सिस्टम के द्वारा। जी हां, पोल सिस्टम के द्वारा। बाकी क्लासेस की टाइमिंग्स आप लोग देख सकते हैं। यह हमारा भीष्मा लाइव बैच है, जहां पर आपको यह प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। भीष्मा लाइव बैच में आपको टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। लाइव चैट होगा जिसमें आप हमसे डाउट कंसल्ट कर सकते हो। लाइव पोल के द्वारा आपको तैयारी कराई जाएगी विथ लाइव रैंकिंग सिस्टम होगा, लाइव स्कोर सिस्टम होगा। और जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपकी कंप्लीट उसकी आपको पीडीएफ की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। और तो और आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, कभी अगर क्लास मिस हो जाती है तो, है ना। और कॉन्सेप्ट क्लास आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। जी हाँ, कॉन्सेप्ट। और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस पर फोकस नहीं किया वो काफी ज्यादा नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपको हर कीमत पर आपको ये क्लासेस अटेंड करनी है, एकदम नेक्स्ट लेवल पर, सुपर लेवल के तरीके के साथ। कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस हम आपको देने वाले हैं बेहतरीन लेवल पर। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अगर अभी तक आपने इसे इनरोल नहीं किया है तो जरूर करिएगा। अगर कोई बच्चा पहले तैयारी कर चुका है और उसे लगता है कि मेरा नोट्स से काम चल जाएगा, तो जी हाँ, हमारा एक भीष्मा नोट्स बैच भी है, जो कि
आपको डेडिकेटेड बैच के कंप्लीट कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के नोट्स देगा। कॉन्सेप्ट के नोट्स जो यूट्यूब पर चल रही हैं क्लासेस वो आपको मिलेंगे। जो हम लाइव प्रैक्टिस में आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं, लाइव प्रैक्टिस में आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो भी आपको यहीं पर मॉक टेस्ट के फॉर्म में देखने को मिलेगी, जिससे आप भीष्मा लाइव बैच की जो मॉक टेस्ट है उसे बड़े प्यार से लगा सकते हो। ये भी रैंकिंग सिस्टम पर बेस्ड होगी, नेगेटिव मार्किंग के साथ, और यहीं पर आपको एग्जाम से ठीक पहले ऑल इंडिया लाइव टेस्ट मिलेगा, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अपनी तैयारी को एनालाइज कर पाएंगे। जी हाँ, फर्क समझ लीजिए, ये भीष्मा लाइव बैच है, इसमें लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी, जो हमारी यूट्यूब की कॉन्सेप्ट क्लास है उसकी प्रैक्टिस, और ये हमारा नोट्स बैच है, इसमें कोई क्लास नहीं मिलेगी, इसमें केवल नोट्स मिलने वाले हैं, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और डाउट सेशन। जी हाँ, ये सारी फैसिलिटीज आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से अगर अभी तक नहीं किया है। और अगर आप आने वाले 4 सितंबर के सीडीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक बेहतर, एक डेडिकेटेड, एक सिस्टमेटिक तरीके से, और अपने आप को इस बार ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो ये एक सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए कि टीम आरएस सर इस बार आपके लिए कंप्लीट डेडिकेटेड बैच लेकर आ रही है। तो इस बैच को देखना ना भूलिए। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई इंक्वायरी अगर आपको करनी है, इन नंबर्स पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपनी सारे क्वेरीज का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो अभी के लिए आप सभी से मैं इजाजत लूंगा, और सबसे जरूरी बात, कल के बैच को देखना नहीं भूलिएगा। क्लियर? तो कोई भी आपका कमिटमेंट हो कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाइएगा, कोई भी आपकी क्वेरी हो इन नंबर्स पर कॉल करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे कल सुबह 7 बजे कॉन्सेप्ट की क्लास और रात 8 बजे धमाकेदार प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।